नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। कवर्धा प्रदेश के वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत चिल्फी और रहंगी में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम पंचायत चिल्फी और रहंगी में आयोजित नवीन राशन कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 ग्राम पंचायतों के 73 आश्रित ग्रामों के लगभग 723 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किया गया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो वायदा किया था उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब वर्तमान परिस्थितियों में परिवार बढ़ने और विवाह के बाद परिवार से जो अलग हो रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना से जोड़कर उनके लिए योजना के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सभी हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरण कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री अकबर ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन ने सभी को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोटवार से लेकर कलेक्टर तक को योजना में शामिल किया है। राशन कार्ड के लिए गरीबी रेखा में होना अनिवार्य नहीं है। ये योजना सभी लोगों के लिए है। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सांसद राहुल गांधी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और इसकी पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। और उधर जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी सोमवार को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुने गए। चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित 11 जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए थे, जबकि बीजेपी समर्थित 3 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के दौरान मौजूद ही नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनके भतीजे और जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जबकि उनके सामने जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए दूसरे दावेदार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। अब ऐसे में वोटिंग की नौबत नहीं आई और निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष उन्हें चुना गया, जिसकी घोषणा निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर ने की है। गौरतलब है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने 1 साल पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। राकेश गुप्ता ने आदित्येश्वर शरण सिंह देव के लिए उपाध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ी थी और इधर 1 साल से जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी। जिला प्रशासन कोरोना काल का हवाला देते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहा था। वहीं 1 साल बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई और जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव निर्विरोध चुने गए हैं। मैं तो सरगुजा कांग्रेस की जो परंपरा है उसी के मार्गदर्शन में आगे चलने का कोशिश करूंगा। जो सारे सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे जो सीख मिली है उसी पे काम करने की कोशिश करूंगा और साथियों की जो अपेक्षा होगी उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। जिला पंचायत में अभी 15वें वित्त का एक स्रोत है जिससे जो भारत सरकार की तरफ से 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर जिला पंचायत को डायरेक्टली आता है। वो हम लोग के पास एक माध्यम है। ये बात सही है जैसा कि आपने कहा कि फ़ंड की कमी है और बिना राज्य के कोऑर्डिनेशन के उनके साथ समीकरण बिठाए बहुत ज़्यादा काम करना मुश्किल रहेगा। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि अच्छी योजनाएं बनाएं। जितने विभाग हैं सरकार के, सबका सहयोग लें और उनके माध्यम से अच्छी योजनाएं, जो जिला पंचायत का एक मूल उद्देश्य है डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाने का, और उस डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जब बनता है और वो विभागों के माध्यम से राज्य सरकार तक जाता है तो उसकी पूर्ण होने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि सारे सदस्यों को साथ लेके जनता की जो मांग है उसको देखते हुए अच्छे एक्शन प्लान बना के राज्य सरकार केंद्र सरकार तक भेजें। और जो फंड हम लोग के पास हैं, अभी जिला पंचायत सदस्य निधि भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है पिछले पंचायत सम्मेलन में, और पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी भी उसके लिए पहल कर ही रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि उसके आने से भी सदस्यों को थोड़ी राहत मिलेगी और जितना फंड हम लोग के पास डायरेक्ट उपयोग में रहेगा उसका हम पूरा प्रयास करेंगे उसका अच्छे से उपयोग करने का और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अच्छी योजनाएं भेजें। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और विषम परिस्थितियों में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने अभिव्यक्ति ऐप
इसके लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अब अपनी शिकायत कहीं से भी दर्ज करा पाएंगी। साथ ही किसी असामान्य कठिन परिस्थिति का सामना अगर उन्हें करना पड़ता है तो इन ऐप्स के माध्यम से वो तत्काल पुलिस से सहायता ले सकेंगी। बताते चलें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इन ऐप्स के संबंध में जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर और अनुविभागीय अधिकारी मोनिका सिंह परिहार के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना से विशेष टीम तैयार कर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजेस में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो उनकी आवाजाही वाली जगहें हैं वहां पर थाना टीम द्वारा अभियुक्ति ऐप की जानकारी और उसे इस्तेमाल करने के तरीके बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत हो सके। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए सुझाव भी पुलिस विभाग तक उनकी तरफ से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो इस ऐप के जरिए महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। इस ऐप का इस्तेमाल कर महिलाएं और बच्चियां कभी भी पुलिस की सहायता ले सकती हैं। और सरगुजा में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद अंसारी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि सरगुजा पुलिस कप्तान पर आरोपी आरक्षक को बचाने का आरोप लगाया है और आरोपियों पर पर्याप्त धारा न लगाने का भी आरोप लगा। वहीं पुलिस अधीक्षक सरगुजा का कहना है कि हमने तमाम धाराएं जो कि बनती हैं वो लगाई हैं और धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। और ये भी बता दें कि कुन्नी चौकी से महज कुछ ही दूरी पर एक नाबालिग बालिका से 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। आरोपियों में एक शिक्षक और दूसरा पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक शामिल है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी और पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी अपने पुलिसकर्मी को बचाने का प्रयास कर रही थी, जो कि बहुत ही एक हेनियस क्राइम है। एक पुलिसकर्मी अपने ही पदस्थ पुलिस चौकी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में एक रेप अटेम्प्ट जैसा घिनौना कृत्य करता है, वो भी गैंग रेप की श्रेणी में आएगा ये अपराध करने का प्रयास। और उसे पुलिस अधीक्षक स्तर का व्यक्ति अगर कवर अप करने के बचाने का प्रयास करे तो हम इसकी निंदा करते हैं। आप लोगों से सहयोग मांगने आए हैं कि आप लोग इसमें जब प्रेस वाले आवाज़ उठाएंगे तभी पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा और हमारी बच्चियां आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षित। पुलिस ने जो है सबसे पहले जो है तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए पहले एफआईआर दर्ज किया और उसमें जो संबंधित जितने भी अपराधी थे सभी को इंक्लूडिंग जो आरक्षक है उसको भी हमने गिरफ्तार करके अभी हमने रिमांड पे भेज दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी बयान आया है उस हिसाब से हमारी धारा ये लगी है। और रही बात आपने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया है, उनको भी हमने समझाया था क्योंकि जो उनको मुझे ऐसा लगता है ये विधि का अपूर्ण ज्ञान होने के वजह से ऐसा एक आया हुआ है। वहीं बेमेतरा में पुलिस ने चोरी की बाइक बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 3 आरोपी चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे और इसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी। 3 लोग पिरदा में रायपुर से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें बेचने की कोशिश में लगे हैं और सूचना के बाद कंडरका चौकी पुलिस टीम पिरदा चौक पहुंची, जहां पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आरोपियों के पास से 3 बाइक बरामद की गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बढ़ते आगे। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व ग्राम गिरौला स्थित हिंगलाजन मंदिर में हुई चोरी के प्रकरण में फरार चौथे आरोपी को पकड़ने और कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। बताते चले कि गिरौला स्थित हिंगलाजन माता मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देकर मंदिर में माता के श्रृंगार में चढ़ाए गए सोने के हार, झुमके, बिंदिया, श्रृंगार के जेवरात और दान पेटी तोड़कर दान राशि चोरी कर ली गई थी। घटना पर चोरी के दर्ज आपराधिक प्रकरण में बस्तर पुलिस के द्वारा 30 जनवरी को करीब 3 आरोपी जो बताए जा रहे हैं कि उन्हें पकड़ा गया, कार्रवाई की गई। वारदात में शामिल मामले का चौथा आरोपी फरार था, जिसकी तलाश की जा रही थी। टीम द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र उड़ियापाल में संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम धनसाई बिसारी बताया, जिसे गिरौला मंदिर चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके द्वारा मामले के आरोपी जगन्नाथ हरिजन, कमल दास और साथ ही साथ खतुराम मानिकपुरी को गिरौला मंदिर में चोरी करने के संबंध में षड्यंत्र रचकर चोरी के लिए उकसाया और चोरी की घटना को अंजाम देने का पूरा तरीका बताया।
मामला चौकी बकावंड क्षेत्र का है, जहां पूर्व में गिरोला मंदिर चोरी के आपराधिक प्रकरण में जगन्नाथ हरिजन सहित कुल 3 आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले का एक चौथा अभियुक्त लूदो उर्फ धनसाई बिसारी जो है घटना के पश्चात से जो है फरार चल रहा था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। दौरान पता तलाश के जो है सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त जो आरोपी है वो उड़ियापाल क्षेत्र में जो है उपस्थित है। सूचना पर चौकी प्रभारी बकावंड टुमन डटसेना के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु एक टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है उड़ियापाल क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम लूदो उर्फ धनसाई बिसारी निवासी कोसागुमड़ा नवरंगपुर क्षेत्र का होना बताया गया, जिससे गिरोला मंदिर के संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है मामले के जो अभियुक्त हैं जगन्नाथ हरिजन और अन्य के साथ में जो है इसके द्वारा चोरी के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र रचना और इसी के निर्देश पर जो है चोरी का वारदात घटित होना स्वीकार किया गया है और चोरी से प्राप्त सोने और कुछ राशि जो है इसके द्वारा प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। मामले में लूदो उर्फ धनसाई बिसारी के कब्जे से जो है एक सोने की जो बिंदिया है वो और जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 रुपये आंकी गई है, साथ में 1,000 रुपये नकद बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी धनसाई बिसारी उर्फ लूदो को जो है चौकी बकावंड के द्वारा जो है चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। उक्त मामला चौकी बकावंड के अंतर्गत। बढ़ते आगे, देश भर में लोग इस समय कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं। वहीं बेमेतरा जिले में भी कोरोना का कहर जारी है, लेकिन बीते 24 घंटों में कोरोना से यहां पर थोड़ी राहत मिली है। बीती रात यहां कोरोना के करीब 35 मरीज मिले, जिसमें जिले में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो बढ़कर 453 हो गई है। जो किसी अगर मरीज की मौत की बात की जाए तो 24 घंटे में अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। बताते चलें कि जिले में 20,986 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिनमें से 20,244 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर ठीक होकर जा चुके हैं। लेकिन इलाज के दौरान जिले में 324 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा जिले में बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही और इसके बाद लगातार मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण तिलहन फसलों में भी इसका विपरीत असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि खास तौर पर अरहर की फसल खराब हो रही है। जहां पर फसलों में कीड़े लगने लगे हैं, वहीं अरहर की फसल में फूल जो फूल उसमें लगे हुए हैं। तो वहीं तिवरा और मटर में भी इसका असर अब देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या हाल है फसल के। तिवरा की फसल पीली पड़ रही है तो मटर भी अब खराब होने लगी है। बताते चलें कि जिले में करीब 1300 हेक्टेयर में तिलहन फसलों की खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को कीड़ों से बचाव के लिए दवाइयों के छिड़काव की सलाह दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीद कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान 7 फरवरी को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस साल 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है, जो पिछले साल की तुलना में 20,53,600 किसानों की संख्या से 1,23,683 ज्यादा है। बारदाना संकट और जनवरी माह में बेमौसम बारिश के बावजूद भी राज्य में किसानों से बिना किसी व्यवधान धान खरीदी पूरा होना अपने आप में एक उपलब्धि है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से जारी है और अब तक 64.43 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। कस्टम मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम ने करीब 9.47 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 7.66 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। और सूरजपुर में जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने जिले में धान उठाव केंद्र में खरीदी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूरजपुर जिले में धान का खरीदी किसानों का 90% हुआ, वहीं धान के उठाव का काम 61% हो चुका है। बाकी 15 मार्च तक उठा लिया जाएगा।
दूरांचल क्षेत्र के केंद्रों का धान पहले ही उठाया जा रहा है और नजदीकी क्षेत्रों का बाद में उठाया जाएगा। देखिए, हमारे ज़िले में 52,310 किसान पंजीकृत थे, जिसमें से 47,331 किसानों ने, लगभग 90% किसानों ने धान बेचा हमारे यहाँ। और कुल जो आखिरी तक की जो खरीदी हुई है वो 2,40,970 मीट्रिक टन हम लोगों ने धान खरीदी किया है। और सभी जगह जो है बहुत ही शांतिपूर्ण धान खरीदी हुआ, किसी भी किसान को कोई शिकायत नहीं थी। और जो है अभी तक के हम लोग लगभग 61% धान का उठाव भी कर लिए हैं। 15.5 लाख धान का हम लोग उठाव कर लिए हैं। और उधर सुकमा जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर दोरनापाल नगर पंचायत का एकमात्र खेल मैदान, जो कि काफी समय से वीरान पड़ा था, उसका जीर्णोद्धार का कार्य जोरों पर है और इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली है। दोरनापाल खेल मैदान को और भी सुंदर सुगम बनाने के लिए दोरनापाल के रहने वाले वरिष्ठ जन व्यापारी और अधिकारीगण वृक्षारोपण करने नगर के स्कूल मैदान पहुंचे। सभी लोगों ने मैदान के इस नए रूप को देखकर काफी तारीफ की। दरअसल 15 सालों से इस मैदान में 2 बड़े बड़े हेलीपैड के काबिज होने के चलते यहाँ पर कोई भी खेल पिछले 15 सालों से हो नहीं पाया था। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए ये हेलीपैड एक अभिशाप बन गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं की मांग को देखते हुए मैदान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद दोरनापाल के खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और इन सब में अहम भूमिका युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय की है, जिन्होंने खिलाड़ियों की जरूरत को समझते हुए इस मैदान को पहले स्वरूप में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो मैदान को अब, क्योंकि 15 साल से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था 2 हेलीपैड की वजह से, अभिशाप के तौर पर भी लोग यहाँ के उसे देख रहे थे, लेकिन अब इसके जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से और जोरों से शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जब 15 साल से वो यहाँ पर कोई खेल नहीं खेल पा रहे थे, इस मैदान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में इसका कार्य दोबारा से शुरू हो जाना, वृक्षारोपण की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर काम किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि ये मैदान देखने में भी खूबसूरत लगे। तो ऐसे में आसपास जो लोग खड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ताकि इस मैदान पर अब जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा को एक बार फिर से निखार सकें। और लोग यहाँ पर खुशी के साथ पहुंचे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।